आप सभी का आज के ई व्याख्यान में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। ई व्याख्यान श्रृंखला की इस कड़ी में आज हम चित्रकला के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। उसके तहत आज हम तान, जो चित्रकला का चौथा महत्वपूर्ण तत्व है, उसके बारे में अध्ययन व अनुशीलन करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। तान किसे कहते हैं और तान का क्या वर्गीकरण है, इन सब को समझने का और इन पर एक विहंगम दृष्टि डालने का इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। तान सामान्यतः किसी भी रंगत के हल्के व गहरेपन का परिचायक है। किसी रंग में तान से आशय है कि कोई रंग है और उसका जो हल्का गहरापन और मध्यमपन है वह तान के द्वारा परिलक्षित होता है। तान रंग की हल्की रंगत, मध्यम रंगत और गहरी रंगत इत्यादि का परिचायक है। रंग में सफ़ेद व काले रंग के मिश्रण की मात्रा से नाना प्रकार के रंगत प्राप्त होते हैं, जिससे अनेक प्रकार की तान प्राप्त होती हैं। संयोजन में प्रकाश के असमान भाव में व दृश्य या आकार के अलग अलग तल होने पर तान विविधता प्राप्त करते हैं। तान साधारणतः 3 प्रकार का होता है: प्रकाश, मध्यम और छाया। तो यहाँ आपको यह समझना नितांत आवश्यक है कि तान उदाहरणतः किसी भी रंग का जो गहरापन, मध्यम गहरापन और जो हल्कापन है वह तान है। यह रंग की रंगत है। साधारणतः जैसे आप उदाहरणतः लें कि नीले रंग को लें और आसमान के संदर्भ में लें, तो नीला आसमान कहीं गहरा नीला है, कहीं हल्का नीला है, कहीं मध्यम नीला है। और इस सब भाव को जब चित्रकार अपनी कलाकृति में रंगों की विभिन्न तानों के द्वारा प्रयुक्त करता है तो वहाँ तान का अच्छा प्रयोग द्रष्टव्य होता है। तान एक तरह से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि तान के द्वारा ही जो रंगत का विभाजन है उसको हम स्पष्ट कर पाते हैं। तान रंगत के सफ़ेद और काले के अंश का प्रतीक है। यदि किसी रंग में हम कितना गहरा है या कितना हल्का है, उस सब का प्रतीक तान है। किसी भी रंग में सफ़ेद व काले की मात्रा के अंतर से उसके अनेक तान प्राप्त कर सकते हैं। हम यूँ समझें कि तान किसी भी चित्र में प्रयुक्त जो वर्ण नियोजन है उसके एक तरह से जान होता है। किसी भी एक रंग की सतह पर प्रकाश के एक समान भाव के अभाव में भी उस रंग के विभिन्न तान प्रमुख हो जाते हैं। इसके विपरीत प्रकाश के एक समान प्रभाव के होते हुए भी वस्तु के एक तलीय न होने पर भी उसके रंग के विभिन्न तान प्रस्तुत होते हैं। और तान का जो विभाजन है, जिसको हम कुछ भागों में विभक्त करते हैं, वो साधारणतः प्रकाश, मध्यम और छाया, इन 3 भागों में हम तान को साधारणतया विभाजित करते हैं। तो यहाँ समझने की बात यह है कि जो ये विभाजन है वो तान को सरलता से समझने के लिए किया गया है, और वास्तव में यह रंग की जो रंगत है उसकी परिवर्तनशीलता का परिचायक है। यह जो रंग की रंगत है उसका जो ये परिवर्तन आता है वह सफ़ेद और काले की मात्राओं के मिश्रण से प्राप्त होता है। और इस संदर्भ में हम सबको यह जानना भी अति आवश्यक है कि यदि तान का जो रंगत है उसमें यदि काला और सफ़ेद रंग मिला दिया जाए तो तान अलग अलग प्रकार से प्राप्त होते हैं। पर तान में एक साथ या तो काला रंग ही मिलाया जाए या सफ़ेद रंग ही मिलाया जाए विभिन्न तान प्राप्त करने के लिए। तो एक रंगत की विभिन्न तान प्राप्त करने के लिए हम या तो काला रंग ही मिलाएं यदि गहरी तान प्राप्त करनी है, और यदि हल्की तान प्राप्त करनी है तो सफ़ेद रंग मिलाया जाए। अब तान के प्रभाव होते हैं जो एक तरह से उन प्रभावों के द्वारा हम चित्र में और चित्र के संयोजन में प्रभाविता लाते हैं। वो मुख्यतः
विभाजन पद्धति, विलोम पद्धति, क्रम स्थापना पद्धति और क्षेत्र इत्यादि पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम जो तान के प्रभाव है उसके अंतर्गत प्रथम विभाजन पद्धति को समझते हैं कि चित्रभूमि पर सफ़ेद तथा काले अंतराल का नियोजन संतुलित होना चाहिए। यदि चित्र में तीनों तानों का प्रयोग किया गया है, गहरी, मध्यम और छाया या गहरी, मध्यम या और प्रकाश तान का तीनों तानों का प्रयोग किया गया है, तब सफ़ेद से संतुलन स्थापित किया जा सकता है। काले आकारों के पास सफ़ेद का प्रयोग करके प्रखरता को एक प्रखर रूप दिया जा सकता है। दूसरा जो तान का प्रभाव है उसको समझने के लिए विलोम पद्धति है। इस पद्धति में चित्रों में सक्रिय व सहायक तल व्यवस्था स्थापित की जाती है। यदि इसमें मान परिवर्तन कर दिया जाए तो तान का प्रभाव अवश्य ही बढ़ जाता है। और तान के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए जो तीसरी पद्धति है वह है क्रम स्थापना पद्धति। चित्र में जो आकार स्पष्ट रूपरेखा नहीं रखते या चित्रभूमि का वह अंतराल जो एकदम शून्य व असहायक है, उसको जीवन धारा प्रदान करने में हम क्रम स्थापना पद्धति का सहयोग प्राप्त करते हैं। क्रम स्थापना पद्धति के द्वारा तान की सहायता से अंतराल में वस्तुतः परिवर्तन कर दिया जाता है। इस प्रकार आकारों के बीच संतुलन तथा अंतराल में सक्रियता और माधुर्य उत्पन्न हो जाता है। चौथा जो तान को के प्रभाव को समझने के लिए जो चौथी कड़ी है, क्षेत्र। आकार कितना स्थान या क्षेत्र घेरा हुआ है और उसकी तान क्या है, इसके दर्शक पर कुछ प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कोई बड़ा आकार तथा उसकी स्पष्ट तान शक्ति होगी तो वह प्रफुल्लता और ओज का प्रतीक होगा। काले रंग के बड़े स्थान के पास यदि कोई छोटा सफ़ेद स्थान हो तो वह रहस्य, गंभीरता या दुख का परिचायक हो जाता है। और बड़े सफ़ेद आकार यदि थोड़ी कालिमा लिए हुए हो तो वह प्रसन्नता अर्थात मुक्तता का प्रतीक होता है। इसी प्रकार एक चित्र में दो आकार बड़े और छोटे हैं, एक अर्थात एक छोटा व एक बड़ा है, तब एक ही तान के और वो एक ही तान के हैं तब उनके क्षेत्रों का महत्व होगा। लेकिन आकार के क्षेत्र बराबर होने पर तान का महत्व स्पष्टतः बढ़ जाएगा। इस तरह से हम समझते हैं कि विभाजन पद्धति, विलोम पद्धति और क्रम स्थापना पद्धति और क्षेत्र विभाजन की जो पद्धति है वह किस तरह से तान की प्रभावीता को बढ़ा देती है। अब हम तान के महत्व को और तान के प्रयोग को समझने का एक प्रयास करेंगे। तो कुछ बिंदु है जिनके आधार पर हम तान का महत्व और प्रयोग को समझेंगे। पहला है, तान के प्रयोग से द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव या गुण उत्पन्न किया जा सकता है। देखो, हम साधारणतः जानते हैं कि कलाकार जिस चित्रभूमि पर चित्रण कार्य करता है या अंकन कार्य करता है वह स्पष्टतः द्विआयामी होती है। उसके दो आयाम होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। वह तान के प्रभाव से कलाकार उस द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने की चेष्टा करता है। इसके द्वारा वस्तु तथा आकार के वास्तविक परिणाम का आभास हो जाता है। वस्तु पर तान का प्रभाव अर्ध खुले नेत्रों से अनुभव किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रकाश से आवश्यक विवरण छिप जाते, इस प्रकार अनावश्यक जो विवरण है वो छिप जाते हैं और तान का उचित अध्ययन स्पष्ट हो पाता है। यदि हमें किसी चित्र की जो तान है उसका यदि अध्ययन करना है तो हम अर्धखुली नेत्रों से उसका अवलोकन करते हैं, जिससे कि अनावश्यक विवरण छिप जाते हैं और तान स्पष्टतः उभर कर सामने आता है। दूसरा जो बिंदु है जो तान के महत्व और प्रयोग को सिद्ध करता है वह है, तान के प्रयोग द्वारा दृष्टि भ्रम भी उत्पन्न होता है। वातावरणीय क्षय वृद्धि को हल करने में भी तान सहायक होता है। जो वातावरण में दूरी का प्रभाव पड़ता है, इन सब को तान के प्रयोग के द्वारा हल किया जा सकता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है जो तान के प्रभाव और प्रयोग को जो रेखांकित करता है वह है, चित्र में तान का संतुलन स्थापित रहना चाहिए। यह विरोधाभास तथा संगति के सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। तान के प्रभाव से ही एक अच्छे पौध का भी सृजन अवश्य होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से तान
के प्रयोग से पोत तान का जो प्रयोग है, वो प्रभाव है, वह पोत एक अच्छे पोत का भी सृजन करता है। तो तान साधारणतः किसी भी रंगत के हल्के और गहरेपन का परिचायक है। किसी रंग में सफ़ेद और काले का जो मिश्रण है, उससे अलग अलग तरह के तान प्राप्त किए जा सकते हैं। उदाहरणतया और तान के मुख्यतः 3 जो भेद हैं, वर्गीकरण हैं, वह हैं प्रकाश, मध्यम और छाया। प्रकाश, मध्यम और छाया। प्रकाश का मतलब है बिल्कुल हल्की रंगत किसी रंग की। मध्यम का मतलब है कि किसी भी रंग की बीच वाली रंगत। और छाया या गहरे का मतलब है किसी भी रंगत की सबसे गहरी जो रंगत है, वह छाया रंगत के अंतर्गत आती है। और तान का जो प्रयोग है, वह किसी भी चित्र का जो वर्ण नियोजन होता है, उसका प्राण होता है, उसकी जान होती है। तान एक तरह से जो रंगत है, उसका जो रंग की जो रंगत है, उसमें जो क्रमिक परिवर्तन होता है, उसका परिचायक है। और यह रंग में सफ़ेद और काले के अंश से यह परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। किसी भी रंग में सफ़ेद रंग मिला देंगे तो उसका तान हल्का हो जाएगा, और यदि काला रंग मिलाता जाएंगे तो उसका तान गहरा होता जाएगा। तो यह सफ़ेद और काले का अंश ही तान की गहरी, प्रकाश, छाया और मध्यम जो रंगत हैं, वर्गीकरण है, उसको एक तरह से ढालता है। और तान का जो प्रभाव है, वो एक तरह से विभाजन पद्धति, विलोम पद्धति, क्रम स्थापना पद्धति और क्षेत्र के आधार पर स्पष्ट होता है। और इस तरह से तान का जो प्रयोग और महत्व है, वो एक तरह से तान के प्रयोग जो द्विआयामी अंतराल है, उसमें त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करता है। इससे वस्तु और आकार के वास्तविक परिणाम का आभास होता है। वस्तु पर तान का प्रभाव जो है, वो अर्धखुली नेत्रों से एक दर्शक अध्ययन करता है, जिससे अनावश्यक विवरण छिप जाते हैं और तान का उचित अध्ययन हो पाता है। तान के प्रयोग द्वारा ही दृष्टिभ्रम भी उत्पन्न होता है, और तान का प्रयोग ही वातावरणीय क्षय वृद्धि को भी चित्र में स्पष्ट करता है, परिलक्षित करता है। चित्र में तान का संतुलन स्थापित रहना चाहिए। यह विरोधाभास तथा संगति के सिद्धांतों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है। तान के प्रभाव से ही पोत का सृजन होता है। कोई भी चित्र तान के अभाव में अधूरा रहेगा। यथार्थ अंकन के लिए तान का आवश्यक तत्व है। पास की आकृति को गहरी तान व दूर की आकृति को हल्की तान में चित्रित कर परिप्रेक्ष्य के प्रभाव को भी उत्पन्न किया जाता है। द्विआयामी धरातल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न भी तान के द्वारा किया जा सकता है, और चित्र में संतुलन, विरोधाभास, लय आदि का प्रभाव भी तान के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। इस तरह से हम उपयुक्त जो विवरण है, पूर्वोक्त जो विवरण है, उसके द्वारा सहज ही समझ सकते हैं कि किस तरह से तान का प्रयोग तान एक चित्रकला का जो महत्वपूर्ण तत्व है, और किस तरह से उसकी आवश्यकता कला के लिए परम आवश्यक है। किसी भी चित्रकृति के लिए तान एक महत्वपूर्ण अवयव की तरह कार्य करता है, और तान के प्रभाव से चित्र को प्रभाविता प्राप्त होती है। यह कलाकार के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है, और कलाकार अपने अनुभवों से सिद्ध होते हुए तान को साध करके एक सशक्त कृति का निर्माण करता है, और वह सशक्त चित्रकृति दर्शकों को प्रभावित करने की एक महत्वपूर्ण क्षमता रखती है। इस तरह से तान का जो प्रभाव है, वह चित्रकृति है उसकी प्रभाविता को बढ़ा देती है। अतः जो तान तत्व है, वह चित्रकला का एक महत्वपूर्ण तत्व है, और इसके बगैर कला की प्रभाविता न्यूनतम स्तर पर रहेगी। तान का प्रयोग महत्वपूर्ण रूप से चित्रकृति का एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में है। इसके बगैर चित्रकृति अधूरी रहेगी। अतः हम पूर्वोक्त विवरण से यह समझने में आपको सहायता प्राप्त होगी कि किस तरह से चित्रकृति में तान एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में, चित्रकला का महत्वपूर्ण तत्व के रूप में अपनी भूमिका रखता है। धन्यवाद एवं शुभ दिवस।